गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आपका स्वागत है एपीसीसी के इस क्लास में। तो आज हम एक और नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इस वाले चैप्टर में, और इस वाले चैप्टर को हम अच्छे से करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को कि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और इसी यही वजह होती है कि बच्चों में इस चैप्टर को लेकर के एक डर सा बना रहता है। तो हम इस लेक्चर को करने के बाद धीरे धीरे हम हमारा डर जो होगा खत्म हो जाएगा। तो कीप पेशेंस और स्टडी विथ मी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। सबसे पहले इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है और फिर हम किस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिर अभी हमको सिलेबस देखना है कि पढ़ना क्या है। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको यही देखना होगा कि हम सिलेबस पहले अपने आप नोट करेंगे क्या क्या पढ़ना है, और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ हम सिलेबस जैसे ही कंप्लीट कर देंगे हर एक चैप्टर का, तो फिर क्या होगा, उसके आगे हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, लेट्स ट्यून्ड विद दिस चैप्टर। ओके, तो हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना होगा, इसका बेसिक जो होता है जिसे हम बोलते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक दूसरा टॉपिक। योगात्मक यौगिक जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड कंपाउंड और ये जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं द्विक लवण, डुअल साल्ट। द्विक लवण, द्विक लवण या डुअल साल्ट बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं द्विक लवण। और दूसरा इसका पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये जो मेरा चैप्टर है क्या है, उपसह संयोजक यौगिक। दूसरा कौन से यौगिक होते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। ये इसका बेसिक है। बेसिक के बाद द्विक लवण क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यौगिक, इसे बोलते हैं संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब क्या होगा, अब हमारी चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी, यहां से हमको चीजें स्टार्ट करनी है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब क्या है कि उपसह संयोजक यौगिक से संबंधित कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार इस वाले चैप्टर में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम समझेंगे और उनके डेफिनेशन को हम जानेंगे। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है, जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर फाइंड आउट। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे किसके, इसमें कुछ एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था फाइंड आउट करनी होती है, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। फिर अगला पॉइंट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं आईपीएसी नेमिंग। आईपीएसी नेम लिखना है इसके कंपाउंड्स के। हमें क्या करना है, इसके कंपाउंड्स के आईपीएसी नेम को लिखने हैं, और इस वाले आईपीएसी नेम से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो ये हमको करना है। ये जो हमारे बेसिक टर्म्स है ना, इस बेसिक वाले टर्म्स से कम कभी कभी हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। समटाइम्स इससे भी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है कभी कभी किसी एटम्स का, तो इसको भी हमें अच्छे से निकालने आना चाहिए। तो ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है, ये टॉपिक है आईपीएससी नेमिंग। इसे क्वेश्चन मस्ट होता है। फिर अगला टॉपिक, आईपीएससी नेमिंग जैसे होगा तैसे हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व, इसे हम बोलते हैं क्या, अस्थायित्व।
स्थायित्व, उषा संयोजक का स्थायित्व डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, दो थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, दो थ्योरीज जिसे हम बोलते हैं क्या, एक थ्योरी हमारी बीबीटी, ठीक, और एक थ्योरी है सीएफटी। कौन सी थ्योरी, एक बीबीटी है और एक सीएफटी है। बीबीटी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में लिखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक। दूसरा क्या है, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बात आ रही समझ में, ये दो थ्योरीज, ये भी दोनों हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ बेसिक हम 11 में पढ़ते हैं और कुछ बेसिक थोड़ा सा डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक। और जबकि हमने पढ़ा भी है डी ब्लॉक वाले चैप्टर में बीबीटी के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक। और अगर नहीं होगा तो इस वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बहुत, जब भी बीबीटी का फेलियर होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, सीएफटी पढ़ते हैं, ठीक। और सीएफटी के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सिद्धांत ओवर हो जाएगा, फिर हम इसके लास्ट वाले पार्ट पे आएंगे, लास्ट पार्ट। इसमें हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता। ये समावयवता क्या होता है, हम जब 11 में केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या पढ़े हैं, तो हमको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है समावयवता। बात समझ में आ रही है, ये समावयवता क्या होता है। हमने दो टाइप के समावयवता पढ़े होते हैं, एक संरचनात्मक समावयवता, एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता देखो, किसी भी कंपाउंड में संरचना के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और त्रिविम समावयवता स्पेस के आधार पर डिसाइड किया जाता है, ठीक। तो ये इसके बारे में समावयवता पढ़ेंगे। और एक टॉपिक जो होता है, देखो इस वाले योगात्मक यौगिक के पहले एक थ्योरी आती है जिसे वर्नर थ्योरी बोलते हैं। इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे हम वर्नर थ्योरी बोलते हैं। ये वर्नर थ्योरी क्या होता है, हम अभी शुरुआत में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है ना, वो हमको समझ में नहीं आएगा। ये अच्छे से हमें तब समझ में आएगा जब हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो एट द एंड हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, जिसे बोलते हैं वर्नर का सिद्धांत। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इन सारे चीजों में, इसलिए ये आराम से हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको इतनी चीजें पढ़नी है अपने पेपर। पहला ये योगात्मक यौगिक, इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ज्यादा आता नहीं है। मेन पार्ट क्या है, इसके टर्म से क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर समटाइम्स पूछ लेता है। आईपीएससी नेमिंग हर बार आता है, आईपीएससी नेमिंग से हमको मिलेंगे सवाल काफी अच्छे, 3-4 नंबर या 5 नंबर के सवाल भी आते हैं। यहाँ से भी हमारे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि कोई भी उपसा संयोजक यौगिक का शेप कैसा होगा, ठीक, शेप कैसा होगा। उसके बाद से हमें क्या पता करना है, शेप पता करने के बाद हमको पता होना चाहिए कि उसका चुंबकीय नेचर कैसा होगा, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन होगी कि नहीं होगी, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये पता होना जरूरी होता है। और वो सारी चीजें हम कहाँ से निकालते हैं, या तो बीबीटी से निकालते हैं या फिर तो सीएफटी से निकालते हैं। ये दो थ्योरीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम अभी एक 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को डिक्टेशन दूंगा, मैं जो बोलूंगा आप लोग लिख लेना उसे। तो इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है कि हम यहाँ पे पहले समझेंगे, समझने के बाद जो चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगा वही बाद में एट द लास्ट हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले मैं समझा दूंगा, फिर उस पार्ट को आराम से लिखवा दूंगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बातें होगी, कुछ कुछ एग्जांपल्स होंगे जो यहाँ से मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट करने के लिए, तो आराम से कर लेना। क्योंकि जब भी हम लिखेंगे उस चीज को, तो हम अपना एक नोट्स बनाएंगे अच्छे से। तो नोट्स के अंदर जब हम एग्जांपल लिखना होगा हमको, तो वो जो हमारा स्क्रीनशॉट रहेगा वो हमको हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, अच्छे से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, जब भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी थोड़े बहुत इसके क्या करना है, एनसीईआरटी बुक जो होती है वो उसे उठा करके एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा एनसीईआरटी। कुछ नहीं है, देखो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है, हमारी एनसीईआरटीज होती हैं। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा थोरो करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। ये सारी चीजें
एक नोट्स के हमें एक इजीएस्ट वे में मिलेंगी हमको, जिससे हमारी जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जो होती है, जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके यूजेस क्या है, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं, इस वाले एनसीईआरटी नोट्स को, सॉरी एनसीईआरटी को जब हम पढ़ेंगे इस वाले बुक को, तो हमको अच्छे से और समझ में आएगा। तो हमारी दोनों चीजें, हमारा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे और ये हमारा पूरी अच्छे से तैयार भी रहेगा। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा और कहीं भी आएगा तो हम आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और हमको किताब पढ़ने की आदत डालनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो किताब पढ़ने की आदत जब छूट जाती है तो क्या होता है, जब हमको आगे किसी चीज का प्रेपरेशन करना होता है तो हमको बुक पढ़ने की जब जरूरत पड़ती है तो हमसे हो नहीं पाता है, थोड़ा हमको प्रॉब्लम फेसिंग लगती है। और एनसीईआरटी जो बुक है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी समझ में नहीं आती है, तो हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने नोट्स को भी फॉलो करेंगे, नोट्स से हम सारे कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे जो हमको समझ में नहीं आएगा, और बहुत सारी चीजें जो होंगी हमको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है। चलो आगे बढ़ूं। चलो मैं थोड़ा इसका यूजेस बता देता हूं, हमारे दैनिक जीवन में उपसर्ग संयोजक यौगिक कहाँ प्रयोग होता है। सबसे पहले हम बोलते हैं क्या, हमारे अंदर क्या है, ब्लड है। जो ब्लड है वो किस कलर का है, रेड कलर का है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का एक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रंग लाल होता है। सेम थिंग अगर मैं बात करूं किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, पेड़ पौधों में जो उनका पत्ता होता है हरे रंग का होता है। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। जो ये हीमोग्लोबिन होता है और ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये दोनों एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक उपसह संयोजक यौगिक है। अर्थात इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको और डिटेल में इसे समझने की कोशिश करूं, तो हमारी अगर आधारभूत इकाई हमारे शरीर की क्या है, ब्लड। विदाउट ब्लड वी कैन नॉट सर्वाइव। और ऑल्सो जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्लोरोफिल के बिना। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो भी नहीं होगी। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में ये जो सारे कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या हमको पढ़ना है, जिससे हमको अच्छे से सारी चीजें पता रहे कि क्या हमने खत्म कर लिया, क्या हमको अच्छे से कवर करना है। ओके, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हमारे पास है योगात्मक यौगिक। क्या होता है योगात्मक यौगिक, तो मेरी बात सुनो। जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक क्या करते हैं, आणविक अनुपात में मिलते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक, जब दो सिंपल यौगिक क्या करेंगे, एक साधारण एक क्या आणविक अनुपात में मिलेंगे तो एक नया यौगिक बनेगा। एक नया यौगिक कहने का मतलब एक नई स्टोइकियोमेट्रिक संरचना बनेगी, उस वाले संरचना को क्या बोलते हैं, हम योगात्मक यौगिक बोलते हैं। ठीक, इस योगात्मक यौगिक में क्या होता है, जल का योजन होता है। क्या होता है, जल का योजन होता है। जब ये जल योजन हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको तब तक वाष्पित करते हैं जब तक कि ये सारा पानी वाष्प बन करके उड़ नहीं जाता है। और जब ये सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाता है तो हमें एक क्रिस्टल मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आई। कहीं भी जल योजन का नाम आए तो समझ जाना, जब जल योजन हो रहा है तो वहां पे वाष्पित करना होगा, और जब भी वाष्पित हो जाएगा तो वहां पे हमको एक क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि जब दो या दो से अधिक साधारण क्या यौगिक आणविक अनुपात में मिलकर के एक नई स्टोइकियोमेट्रिक संरचना बनाते हैं, और उस संरचना में क्या होता है, जलयोजन होता है। और जलयोजन होने के बाद क्या होता है, उसको हम तब तक वाष्पित करते हैं जब तक कि वो एक पूरा पानी वाष्पित नहीं हो जाता है, और हमको क्या मिलता है, एक क्रिस्टल संरचना मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तब इसको हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हमने एक फॉर्मूला जानते हैं, पोटेशियम एलम जिसे फिटकरी बोलते हैं, वो कैसे बना होता है, देखो K2SO4 एक यौगिक है, दूसरा एक यौगिक होता है एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस
प्लस 24H2O, ये है। अब क्या होगा, ये साधारण आया, ये साधारण से यौगिकाएं आपस में क्या हुआ, इनका जलयोजन हो गया, ये इनका क्या हो गया, संयोग हो गया, और इसका क्या हो गया, जलयोजन हो गया। तो मिलकर के क्या हुए, एक कंपाउंड नया बना, एक नई स्टाइक्योमिति बनी। उस स्टाइक्योमिति को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम एलम बोलते हैं। होल थ्रेस डॉट 24H2। एक बार इसको देखो, क्या है, हमने डायरेक्ट इसका योग कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको बोलते हैं पोटेशियम एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पोटासियम, पोटासियम एलम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम एलम बोलते हैं, या फिटकरी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, फिटकरी, फिटकरी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फिटकरी है। साधारण अनुपात में मिलने के कारण क्या बना, एक जब क्या हुआ, एक नया स्टाइक्योमिति संरचना बनी, जिसको बोलते हैं क्या, पोटेशियम एलम। इसमें देखो क्या हुआ, 24H2O का जलयोजन हुआ, और तब तक हमने इसको वाष्पित कर दिया जब तक क्या बन गया, एक क्रिस्टल नहीं मिल गया। आगे बढ़ू, इसका एग्जाम्पल एक और देखो, एग्जाम्पल क्या है इसका। हमारे पास एक फार्मूला है FeSO4, ठीक, प्लस यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2, ये है। और ये दे क्या रहा है, ये क्या दे रहा, डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे, जैसे सेम ऊपर FeSO4 फिर NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, इसे मोहर साल्ट बोलते हैं, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट, इसे मोहर लवण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोहर लवण। देखो सेम थिंग, कि दो या दो से क्या, दो से अधिक जो साधारण यौगिक है मिल करके एक नया यौगिक बनाते हैं, जिस यौगिक को क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। अगला एक एग्जांपल और, KCl MgCl2 प्लस 6H2, ये है। बनाएगा क्या, डायरेक्टली KCl MgCl2 डॉट 6H2, ये बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, क्या बोलते हैं इसे, कार्नेलाइट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है लोगों को, आ रही है। तो क्या हुआ, यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि दो साधारण से यौगिक आकर के एक नया यौगिक बना रहा है, जिस यौगिक में क्या हो रहा है, जलयोजन हो रहा है, और जलयोजन में वो पानी क्या हो रहा है, भाप बन करके ऊपर उठ जा रहा है, और हमको मिल क्या रहा है, अंत में एक क्रिस्टल मिल रहा है, एक साल्ट मिल रहा है, एक लवण मिल रहा है। बात समझ में आई। ये जो चीजें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से यौगिक बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक साधारण यौगिक मिलकर के एक नया यौगिक बनाते हैं, यानी एक नई स्टाइक्योमितीय संरचना बनाते हैं जिसमें जल का योजन होता है, और वो तब तक वाष्पित करते हैं उनको जब तक एक शुष्क क्या हो जाता है, वो शुष्क नहीं हो जाते हैं, और शुष्क होने के बाद हमको एक क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है, और उसी क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एक बार फट से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि एग्जांपल हमको बचा के रखना है। हम जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो ये एग्जांपल उसके नीचे हमको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नहीं मिटा रहे हैं, रुको, ऐसे ही देखना, क्योंकि अब की जो हमको डिस्कस करना है ना, वो हमारे काम आएगा। इसमें क्या था, ये दो टाइप के थे। पहला क्या था, द्विक लवण, और दूसरा क्या था, उपसतह संयोजन यौगिक, यही ना। अब ये द्विक लवण क्या होते हैं, ये सुनो। द्विक मतलब द्विक मतलब डुअल। जब दो सिंपल साल्ट मिलकर के एक नया साल्ट बनाते हैं, मतलब कि दो लवण मिलकर के, साधारण लवण मिलकर के एक नया लवण बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। या दो सिंपल साल्ट मिलकर के एक नया साल्ट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं डुअल साल्ट। बात समझ में आई, कि दो साधारण से लवण मिलकर के एक नया
लवण बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। और ये जो लवण होते हैं हमेशा क्रिस्टलीय फॉर्म में या ठोस अवस्था में ही रह सकते हैं। और एक बात कि ये जो द्विक लवण होते हैं इनका जो ऋणायन होता है वो सेम होता है। इनका जो ऋणायन पार्ट होता है, इसमें साल्ट में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है। तो जो ऋणायन पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। बात आ रही है समझ में? तो एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये क्या है, देखो एक बार चेक करो, SO4 माइनस SO4, देखो दोनों का जो ये माइनस वाला पार्ट है वो क्या है, सेम है। और ये दोनों क्या है, साल्ट, सिंपल साल्ट मिलकर के एक क्या बनाए, न्यू साल्ट बनाए। और ये जो साल्ट है देखो ये क्रिस्टल फॉर्म में, जब ये डार्ट के फॉर्म में आता है तो ये कैसा होता है, क्रिस्टल, एक क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमेशा ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाला देखो एग्जांपल एक और है हमारे पास, एग्जांपल इसी का डुअल साल्ट का। यहाँ पे Cl है, यहाँ भी Cl है, देखो दोनों Cl क्या है, ऋणायन पार्ट क्या है इसका, सेम है। तो दो सिंपल साल्ट मिलकर के एक न्यू साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डुअल साल्ट बोलते हैं, डुअल साल्ट या द्विक लवण बोलते हैं। जो द्विक लवण होते हैं अगर में जो इनके अवयवी यौगिक होते हैं, मतलब साधारण यौगिक है इनके, हम क्या करें इनको अगर पानी में ले तो क्या देगा, ये K प्लस आयन देगा, Cl माइनस और एक Mg2 प्लस देगा। यही तीन आयन से मिलकर के बना है, K है, Cl है और Mg। और कोई है इसमें, नो नहीं है, इसमें K Cl और Mg है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है कि ये जो देखो द्विक लवण ना जब भी पानी में डाला जाता है तो दो धनायन आते हैं और एक ऋणायन आता है। कितना, दो धनायन आएगा और एक ऋणायन आएगा। बात आ रही है समझ में? हाँ बिल्कुल आ रही है। आगे इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, KCl MgCl2 6s2। जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा ना, ये भी ऐसे K प्लस Cl माइनस और Mg क्या होगा, 2 प्लस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जिनके अवयवी कण को हम पानी में डाल रहे हैं वो भी KCl Mg, सॉरी, जो इनके अवयवी सिंपल यौगिक हैं इनको जब हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस आ रहा है। और ये जो KCl MgCl2 और 6s2 है जो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आया है, इसको जब मैं पानी में डालूंगा तो भी ये अपने बेसिक वाले जो इनके फॉर्मेशन वाले जो वो है पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, वो पार्टिकल के आयन में ब्रेक हो जा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? अब मैं क्या बोलूं कि ये जो कंपाउंड है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज दोनों सेम होगी? कभी नहीं सेम होगी। एक दूसरे की प्रॉपर्टी कभी नहीं सेम होगी, अर्थात ये मतलब इसका प्रॉपर्टीज मतलब गुण जो होगा वो कभी सेम नहीं होगा। इसलिए ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही विलयन की अवस्था में जाएगा तैसे ये क्या हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। अर्थात ये अपने आयनों का क्या शो करेगा, एक परीक्षण देगा। ये अपने आयनों का क्या देगा, एक परीक्षण देगा। अपने आयनों का क्या होगा, एक परीक्षण देगा। पहली बात, डुअल साल्ट क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, एक द्विक लवण बनता है। द्विक लवण में जो ऋणायन होता है हमेशा क्या होता है, वो समान होते हैं। और द्विक लवण क्या होते हैं, जब इनको पानी में डालते हैं तो ये अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं और अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं और ये अपने सेम अवयवी कणों का क्या देता है, परीक्षण देता है। बात समझ में आई? ये क्या होता है, ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठोस अवस्था में रहता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में रह सकता है, कभी ये विलयन अवस्था में नहीं रह सकता है। आगे अब उसका संयोजक यौगिक देखो, सेम थिंग क्या है, अगर मैं लू यहां पे ये जो एक यौगिक है KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, मैंने इसे लिया। यहां पे एक कंपाउंड बन करके आया जिसे बोलते हैं K4FeCN का होल 6। यहां पे एक कंपाउंड बन करके आया। अब ये जो कंपाउंड बन करके आया हमारा K4FeCN का होल 6, इस कंपाउंड को क्या बोला हमने कि जब दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं उनको क्या करते हैं, हम आपस में मिलाते हैं। आपस में मिलाने के बाद क्या बनती है, एक नई यौगिक बनती है। उस यौगिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपसा संयोजक यौगिक बोलते हैं। उपसा संयोजक यौगिक मतलब क्या होता है, एक समन्वय सत्ता का निर्माण होता है इनके मिलने से, जिसे हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये जो यौगिक बनते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, उपसा संयोजक यौगिक बोलते हैं। मतलब क्या है, ये जो यौगिक है अगर मैं इसको डालूं पानी में तो क्या होगा, ये पानी में जाने के बाद क्या टूटेगा, K प्लस 4K प्लस और प्लस ये जो होगा FeCN का होल 6 का 4 माइनस।
मतलब क्या हुआ, हमें जिससे मतलब था, हमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इससे ही मतलब है, और ये पानी में जाने के बाद उसी रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी मतलब कि इसके अंदर वाले अवयवी कणों में अपने टूट नहीं रहा है। जैसे अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये क्या देगा, के प्लस सी एन माइनस और क्या एफ ई का 2+, ये आयन क्या कहाँ आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। पानी में डालने के बाद ये आयन आएंगे। लेकिन अगर मैं जो इसका प्रोडक्ट है इसको पानी में डालूंगा तो पानी में डालने के बाद क्या आएगा, के प्लस एफिसियन का होल 6 का 4-, ये कभी अपने अवयवी कणों में नहीं टूटेगा, अर्थात ये क्या होगा, अपने अवयवी कणों का क्या होगा, एक परीक्षण नहीं देगा, ये अपने अवयवी कणों का परीक्षण नहीं देगा। और ये जो एफिसियन का होल 6 है ये कभी पानी में जाने के बाद टूटता नहीं है, अर्थात ये ठोस तथा विलयन अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखता है। इसलिए हम कहते हैं उत्साह संयोजक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो ठोस तथा विलयन अवस्था में अपने पहचान को बनाए रखते हैं, और ये अपने अवयवी कणों की का कोई परीक्षण दर्शाते नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे उत्साह संयोजक यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सुनो क्या है, कभी कभी हमारे एग्जाम में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताओ हमें हमें द्विक लवण में और उपसा संयोजक यौगिक में क्या अंतर होता है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस बात को आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसको मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूं, लिखवा देता हूं, ठीक। उसके बाद जो आगे का डिस्कशन है अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे। तो अभी इस बात को आराम से लिख लो। तो लिखना शुरू करो। पहले हेडिंग डालो योगात्मक यौगिक। पहला हेडिंग रहेगा योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होता है, लिखना शुरू करो। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को, सरल यौगिकों को आणविक अनुपात में, आणविक अनुपात में मिश्रित कर, मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप, तो इसके फलस्वरूप नवीन स्टाइक्यूमितीय, नवीन स्टाइक्यूमितीय, तो इसके फलस्वरूप नवीन स्टाइक्यूमितीय पदार्थों के क्रिस्टल, पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। पदार्थों के क्रिस्टल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इन यौगिकों को, इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। हमने क्या बताया था, यही बात बताई थी ना कि जब दो या दो से अधिक क्या सरल यौगिक आपस में आणविक अनुपात में मिलते हैं तो एक नई स्टाइक्यूमिति बनती है। उसमें क्या होता है, जल का योजन होता है, वो उसे तब तक वाष्पित करते हैं जब तक का पूरा पानी उड़ ना जाए और हमको एक क्रिस्टल ना मिल जाए। यही बात है। अगला इसमें से जो हमने स्क्रीनशॉट बोला था मारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, और उसमें ये जो योगात्मक यौगिक के एग्जांपल्स थे उसको उसी में हमको लिख लेना है। फिर आगे बढ़ो, लिखो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग द्विक लवण और दूसरा क्या, उपसा संयोजक यौगिक। तो पहला हेडिंग मेंशन करो, द्विक लवण क्या होते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण लिखो। जब समान ऋणायन युक्त, जब समान ऋणायन युक्त दो यौगिकों को, जब समान ऋणायन युक्त दो यौगिकों को या दो लवणों को, दो यौगिकों को या लवणों को आपस में मिश्रित कर शुष्क, आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं, आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं तो द्विक लवण प्राप्त होता है। तो द्विक लवण प्राप्त होता है जब समान ऋणायन युक्त दो यौगिकों को या दो लवणों को आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, द्विक लवण प्राप्त होता है। ये प्रायः, ये प्रायः, ये प्रायः जलयोजित, जलयोजित, ये प्रायः जलयोजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं। ये प्रायः जलयोजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही तीनों एग्जाम्पल जो हमने उसमें लिखा था, कौन कौन, पोटेशियम एलम, मोहर साल्ट, और उसके बाद क्या, उसके बाद लिखना है मोहर साल्ट के बाद कार्नेलाइट, जो हमने डिस्कस किया था उसमें। वो तीनों हेडिंग, तीनों एग्जाम्पल इसमें मेंशन करने हैं। अगला दूसरा पॉइंट इसका डालो, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। संकुल यौगिक तो लिखो, जब दो अस्थायी आणविक यौगिकों के, जब दो अस्थायी आणविक यौगिकों के जब दो अस्थायी आणविक यौगिकों के
परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक बने आणविक यौगिक बने आणविक यौगिक जिनमें इसकी पहचान ठोस हुआ जिनमें इसकी पहचान ठोस हुआ जिनमें इसकी पहचान ठोस या ठोस हुआ ठोस या नहीं ठोस हुआ विलयन अवस्था में बनी रहती है। ठोस हुआ विलयन अवस्था में बनी रहती है। मैंने क्या बताया यही बात कि जो उषा संयोजक यौगिक होते हैं ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका पहचान ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में बनी रहती है। पहचान ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है। ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है एवं इनके अवयवी इनके गुण अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनके गुण अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं उपसा संयोजक यौगिक कहलाते हैं या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में K4FeCN का होल 6 यहां पे जो लिखा गया है इसको मेंशन कर लो। K4FeCN का होल 6 जो किससे बना है ब्रैकेट में लिखना जो KCN तथा FeCN का होल ट्वाइस से बना होता है। KCN तथा FeCN का होल ट्वाइस से बना होता है। एक नोट लिखो ब्रैकेट में एक नोट लिखो। हमने देखा कि KCN व FeCN2 को मिलाने पर KCN और FeCN2 को मिलाने पर K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6 प्राप्त हुआ। संयोग में भाग लेने वाले साधारण लवणों से संयोग में भाग लेने वाले साधारण लवणों से प्राप्त आयन K प्लस Fe2 प्लस व CN माइनस है। लेकिन K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6 से प्राप्त आयन 4K प्लस व FeCN का क्या है इससे आयन K प्लस FeCN का होल 6 उसके ऊपर 4 माइनस उसके ऊपर क्या है 4 माइनस है। ये आयन Fe2 प्लस व CN माइनस आयन का परीक्षण नहीं देते हैं। हो गया। अब सुनो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट कर लो जो आप लोगों को घर से करके लेके आने हैं। वो कुछ क्वेश्चंस क्या है पहले लिखो। द्विक लवण किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। अगला संकुल यौगिक किसे कहते हैं समझाइए। अगला निम्न यौगिकों को साधारण लवण अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों को साधारण लवण द्विक लवण व उसका संयोजक यौगिक को पहचानिए। कौन कौन से मैं लिख रहा हूं इसको पहचानना है हमें। पहला है A NaCl ठीक और B है हमारा KCl MgCl2.6s2 और C है हमारा CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे लिखा है SO4। इन तीनों में से हमको क्या पहचानना है? इन तीनों में से हमको पहचानना है कि साधारण लवण कौन सा है, उपसा संयोजक यौगिक कौन सा है और द्विक लवण कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर से लिख करके अपने रफ में लेकर के आने हैं और जरूर लिखना है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना है जिससे हमें सारी चीजें आराम से तैयार हो जाएंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू ऑल।